बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं हैदर जमान खान। पहले भी हमने एक सेशन किया हुआ है हैदर भाई के साथ। तो हैदर भाई का छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि आप माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एमएससी स्पोर्ट्स साइंस फिजिकल एजुकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। इसके अलावा एमफिल भी है इनका। और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इनका जॉब का एक्सपीरियंस भी है। इंटरव्यूज इन्होंने दिए भी हैं। और एज ए लेक्चरर जो है ये पिछले 4 साल से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और मुख्तलिफ जो हमारे सिटी आइज भर्ती होते हैं उनकी भी जो है ये इंटरव्यूज कर चुके हैं। तो हैदर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हैदर भाई, अ, ठीक ठाक। जी, हैदर भाई, जी आपको पता है इस तरह टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट हो चुका है कैंडिडेट्स का। अब जी बोर्ड से लोग जो हैं वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो आपका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, वो कैसा रहा, कैसा पाया आपने? अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो पहले वाला तो बड़ा अजीब किस्म का था। अ, मैंने पहला इंटरव्यू जो पीपीएससी का दिया वो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक जॉब आई थी, जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर, मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए, BS16 की थी। ठीक ठीक। तो वो अ, जब मैंने रिटर्न दिया तो पूरी यूनिवर्सिटी में से सिर्फ एक मैं था यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में जिसका रिटर्न क्लियर हुआ था। हम्म, और पहली दफा जब मैं पीपीएससी के वहाँ पहुंचा, जहाँ पे इंटरव्यू का जो लोकेशन थी, हम्म, तो काफी सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे जो कि मैं उस वक्त 25 ईयर्स का था और बाकी सारे मुझसे बड़े, और सबके हाथों में थीसिस, और जाहिर है कि वो एमफिल कुछ कर चुके हुए थे और कुछ पीएचडी में एनरोल्ड हो चुके हुए थे, हम्म, और सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के थे। हम्म, तो वो आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे, जिस तरह इंटरव्यू से पहले लोग करते हैं कि अच्छा, आजकल मिनिस्टर कौन है और स्पेशल एजुकेशन का सेक्रेटरी कौन है, और फिर उसके बाद में कितने इदारे हैं, और इस तरह के हम्म, मुख्तलिफ सवाल। इस तरह के सवालों को सुन के फिर उस वक्त जो है ना, वो आपका एंजाइटी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी बहुत परेशान हो गया पहली दफा कि मुझे पक्का ये मेरे ज़हन में ना बैठ गई ये चीज़ कि मेरा जो है ना ये तैयारी नहीं है। हाँ जी, अगली हाँ दफ़ा इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ मैं आऊँगा। जी। और मैंने कहा कि इंटरव्यू मैंने नहीं देना। घर वालों को हम्म, जाके बता दूँगा कि मेरा जो है ना इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं होगी, और फिर जो है वो मैंने कहा कौन देख रहा है? और हम्म, मैं निकल पड़ा। लिटरली मैंने कहा कि यार बस ठीक है, मैं वहाँ से निकला हूँ तो बाहर बारिश शुरू हो गई। ओहो, अब इतना मैं घबराया हुआ था कि मैंने कहा कि नहीं, मैं बारिश में ही चला जाऊंगा, लेकिन मैंने जाना है, मैं नहीं रह सकता, मैं ना हम्म, अपनी जो है वो बेइज्जती नहीं करवानी। अगली हम्म, दफा इंशाल्लाह तैयारी के साथ आऊंगा। हम्म, अभी गेट पे पहुंचा तो मुझे ख्याल आया कि जी मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे उन्होंने स्टार्ट में ही लेके मुझसे रख लिए थे, और वो फाइल में आपको पता है कि पीपीएससी वाले रखवा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए फिर मैं बैठ गया वहां पे, हम्म, और फिर मैं अब आसपास देख रहा हूँ। फिर मजीद परेशानी में इजाफा तब हुआ जब वहां पे एक बार गाड़ी आके रुकी, और अंदर से जो इंटरव्यूअर थे पैनल में, जो भी थी मैम वगैरह, वो निकली, और सारे बच्चे उनके पास जमा हो गए और सारे उनसे सलाम दुआ करना शुरू हो गए। वो भी आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स को बाय नेम जानती थी। अच्छा। उन्होंने कहा जी हाँ भाई फलां, तुम भी आए हुए हो, तुम्हारा क्या हाल चाल है, और जी बस। मैंने कहा लो जी, हमारा यहाँ पे क्या दाल कहते हैं। सही। ना कोई जाहिर सिफारिश थी और ना कोई इस तरह का वो था। तो जान। मैं अब सोचूं कि यार मैंने सिर्फ ये इंटरव्यू गुजारना है, तो हम्म, मैं, मेरी जब बारी आई उससे पहले एक काफी 30-35 साल के थे, वो पहले से ही जॉब में थे, तो वो इंटरव्यू देने गए हुए थे अंदर। वो बाहर निकले हैं और आंखों में उनके पानी और हवास बाफ्ता हुए हुए बिल्कुल, और मैंने जाके कहीं पूछ लिया कि क्या क्या सवाल पूछे। वो गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा जी मेरा इधर जो है वो सांस नहीं आ रहा, और तुम जो है वो मुझसे सवाल पूछ रहे हो और वो पानी पी अच्छा। रहे थे। और मैं फिर हट गया, मैं आराम से कुत्ते में जाके बैठ गया, और बस जिक्र अज़कार कर रहा था कि भई अच्छा, अल्लाह जो है ना इज्जत रख ले। 40 सीटें आई थी, अंदर मैं गया हूँ, और जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो उससे पहले उन्होंने थोड़ा सा पॉज दिया, ये हर दफा देते हैं। बड़े पोलाइट किस्म के पैनल में जितने भी लोग होते हैं बहुत डिसेंट और बहुत पोलाइट किस्म के होते बिल्कुल हैं, कोई ऐसी बिल्कुल। प्रेशर वाली बात नहीं होती है, और ये उनको भी अलाउ नहीं होता कि वो किसी भी तरह आपको
डिस्करेज करें, आपको किसी भी तरह से कोई ऐसा जो कोई हार्श वर्ड बोलें आपको कि भाई तुमने पढ़ा नहीं है, तुम्हें आता नहीं है, कहाँ से एमएससी करके आए हो, तुमने लगता है सिफारशी हो, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बड़े पोलाइट होते हैं, बहुत डिसेंट होते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं, मतलब वो जो है ना इंटरव्यू के अलावा आपसे क्वेश्चनिंग के अलावा वो कुछ नहीं करते। तो वो जाके मैं थोड़ा सा जरा सेटल हुआ वहां पे जाके, फिर उसके बाद में मैम ने क्वेश्चन शुरू किए और 4 लोगों का पैनल था और वो सारे क्वेश्चन करती जा रही थी। और मैंने स्टार्ट में ही ना मतलब एंजाइटी इतनी ज्यादा थी कि मैंने उनको खुद ही बता दिया, मैंने कहा मैम मुझे मेरा जो मेन जो मेरी लाइन है ना वो फिजिकल एजुकेशन है, मैं सिर्फ जॉब के लिए मैंने ये डिग्री की है स्पेशल एजुकेशन की, ऑल्दो मैं स्पेशल एजुकेशन में भी मेरा गोल्ड मेडल था। लेकिन मैंने उनको सीधा ही कह दिया, मैंने कहा मैम स्ट्रेट अवे मैंने बता दिया, मैंने कहा मुझे कोई डेफिनेशंस नहीं आती, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पता है। वो फिर पूछना, वो आगे से बल्कि मुस्कुरा दी तीनों ही, उन्होंने फिर आगे से सवाल जवाब करना शुरू कर दिए जो भी मतलब, और फिर उन्होंने कोई एक दफा भी उन्होंने नहीं कहा ये चीज डिफाइन करें वो चीज डिफाइन करें, उन्होंने सारे प्रैक्टिकल और यानी एक्सपीरियंस बेस्ड उन्होंने पूरे सवाल पूछे मुझसे कि भाई अच्छा इस तरह का एनवायरनमेंट हो तो उसको कैसे टैकल करेंगे, क्लास जो है आपने अच्छा किसकी पढ़ाई है, मैंने उस वक्त फंक्शनल एकेडमिक्स की क्लास पढ़ाई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछना शुरू कर दिया अच्छा जी फंक्शनल एकेडमिक्स वाले उनकी क्या नीड्स होती हैं, वो सारा मैंने अपने अल्फाज में बताया उनको। फिर एंड पे मैंने उनको सिर्फ एक बात की, मैंने कहा मेरे पास कोई मतलब मैं नहीं कहता कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, तो सिर्फ एक चीज है कि मैंने जब अपनी टीचिंग ये जो वो होती है टीचिंग प्रैक्टिस होती है एंड पे क्या उसे इंटर्नशिप कहते हैं, मैंने कहा मैंने इंटर्नशिप के दौरान जब मैंने क्लास पढ़ाई है तो मैंने सिर्फ एक मुझे एक सेंस ऑफ कनेक्शन मेरे अंदर आई है और मुझे एक अपना आप जो है ना वो कनेक्टेड फील हुआ है, मुझे सिर्फ एक अंदर से एक चीज आई है कि मैं इनको पढ़ा सकता हूँ, मतलब मैंने कंफर्टेबल फील किया अपने आप को, इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है, फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा ठीक है बेटा आप जाएं। अब इसमें कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं कहता कि यार मेरी सिलेक्शन हो सकती है, मैं घर आके बड़ा सुकून से, मुझे इतना ही बड़ा मैं रिलैक्स था कि मेरा इंटरव्यू से जान छूटी है मेरी, बस अब मैं दोबारा जाना नहीं है। और जब रिजल्ट आया तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि 40 सीट्स थी और पूरे पंजाब से मेरा 4th नंबर था और उनमें से भी एक बच्चा ड्रॉप हो गया और मेरा 3rd पे आ गया। मैंने वो ज्वाइन नहीं की, सरगोदा में वो थी पोस्टिंग हुई। तो ये मेरा टोटल पहला एक्सपीरियंस जो मेरा था वो ये था। दूसरा एक्सपीरियंस जो था वो भी इससे बिल्कुल सिमिलर, यानी उसी तरह घबराया हुआ, इसी तरह मेरा ख्याल है आगे भी जो एक्सपीरियंस होगा उसमें भी अगर कोई बंदा ये कहता है ना कि वो अंदर जाके परेशान नहीं होता, उसको एंजाइटी फील नहीं होती है, तो ये गलत बात। बिल्कुल बिल्कुल। हम हमेशा जो है ना वो हमें मिसगाइड करते हैं लोग के भी, अच्छा वो तेरा भाई अंदर गया उसने ये सवाल पूछा, तेरे भाई ने उसको ऐसे जवाब दिया, क्लैपिंग कर दी, उन्होंने कहा आप कहाँ थे, आप तो मतलब आपको जॉब पे होना चाहिए था। जी जी जी। ये सारी फजूल बातें, अंदर सबकी जो है ना वो पसीने छूटे होते हैं, जी 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 बाहर आके वो शेर बन जाते हैं, बाहर आके शेर बन जाते हैं। अंदर एक भी सवाल जो है ना वो सही जवाब चाहे ना दिया हो, बाहर आके वो यार मैंने सारे जवाब सही दिए थे, इधर सिफारिश चलती है, बाहर आके ये कहना होता है। फिर ये चीज है कि जिस दफा आपकी सिलेक्शन हो जाए ना उस दफा आपको लगता है इस दफा तो इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट इंटरव्यू नहीं हो सकता, सही बात, इससे ज्यादा जो है ना वो इस दफा तो धांधली हुई नहीं। सही सही। और जब आपकी ना सिलेक्शन हो उस वक्त आपको लगता है यार पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान में सिफारिश है। और ये हालांकि हर दफा ही जो है ना वो सिलेक्शन सही हो रही होती है, मतलब आपसे बेहतर लोग जाहिर आए होते हैं तो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती दिल पे लेने वाली कि बंदा कहे कि मेरी क्यों नहीं हुई सिलेक्शन और ये बड़ी धांधली हो रही है। अच्छा ये भी है हैदर भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि क्योंकि वो पीपीएससी में देखा ये है कि 10 से 12 बंदे बुलाते हैं एक दिन में वो इंटरव्यू के लिए जो आपकी जॉब के लिए आते हैं, तो जी, जी, जी। वो जब तो आपका नंबर थोड़ा पीछे हो
तो वो जरा ज्यादा एंग्जाइटी होती है, वो बंदा हर बंदे को देखता है यार वो आया है, इससे पता बिल्कुल, नहीं क्या वो जिस पूछा होगा। तरह प्री हाँ जी, हाँ जी, वो जिस तरह तो ऑपरेशन से पहले है ना, कि अगर आपको एक बंदे को पता है कि मेरा ऑपरेशन होना है और उसको दरमियान में कोई हफ्ते का टाइम मिल जाए, जी जी तो जी जी वो जी। बेचारा तो जीते जी मर जाता है, वो रोज तो ऑपरेशन का ही सोच रहा होता है, और वो सही है। बड़ा हाँ जी फौरन हाँ से जी। हो जाए तो वो फिर जरा ज्यादा एंग्जाइटी मैं बता होती रहा है। हूँ ना, मेरे जो 2 इंटरव्यू से पहले वो तो उसमें थोड़ा सा मतलब वेट करके वो बड़ा बेचैनी होती है बंदे को, यार पता नहीं क्या क्वेश्चन, हम्म वो बड़ा मुश्किल टाइम गुजरता है बंदे का। लेकिन जो मेरा हम्म आखिरी जो लेक्चरर, वो मेरा पहला नंबर ही मेरा था, पहला दिन ही वो इंटरव्यूज का हम्म। वो था और पहला नंबर ही मेरा था। तो वो बड़ा अच्छा, शुक्र, वो बड़ा बड़ा कंफर्टेबल रहा, मेरा कोई हालांकि एंग्जाइटी नहीं, आए दोनों हैं एंड्स और पे ही जो है ना, डायरेक्ट। जी 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 जी। दोनों दोनों एंड्स पे ही जो है ना, वो बड़ा खतरनाक काम होता है। अगर आपको सबसे पहले बुला लें हाँ तो हाँ जी तब हाँ भी जरा परेशान हो जाता है बंदा, हाँ और जी अगर सबसे एंड पे बुलाएं तो तब भी जरा हाँ परेशानी हो जी हाँ जाती जी। है। अच्छा हैदर भाई, तो ये तो माशाल्लाह आपके एक्सपीरियंसेस हो गए। तो अभी आप जी, थोड़ा सा जरा गाइड करें जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हाँ हैं, जी, उन्हें मेरा मुख्तसरन ख्याल है आप। कि उसी तरह जी जी सीक्वेंस में चलते हैं। पहले जरा जी जी थोड़ी जनरल वाली बातें कर लेते हैं। जी 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 जी। ड्रेसिंग को लेके बहुत सारे लोग बहुत सारी अफवाहें उड़ाते हैं, वो जी टू पीस ही पहन के जाना है। मैंने टू पीस में भी देखी है, मैंने टाई के साथ भी देख ली है, मैंने बगैर टाई के भी देखी हैं इंटरव्यूज। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल चीज बिल्कुल मैटर ही नहीं करती। बिल्कुल तो बिल्कुल। जूते पॉलिश होने चाहिए, जूतों पे वो जो है ना वो ब्लैक जूते होने चाहिए, जूते आपके नजर ही नहीं आ रहे होते। हम्म। आपने थीसिस लेके जाना है, थीसिस वो आपका देखते ही नहीं है। सही है सही फिर ये चीज के मतलब एक बंदा बस, जो आप जिस ड्रेसिंग में आप कंफर्टेबल हैं, ड्रेसिंग एलिगेंट होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए, सिंपल ड्रेसिंग होनी चाहिए, और जिसमें हम्म आप कंफर्टेबल भी हो। अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं, शलवार कमीज पहन के चले जाएं। हम्म अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं या आप टू पीस में कंफर्टेबल हैं, तो आप टू पीस पहन के चले जाएं, ये चीज मैटर नहीं बिल्कुल करती है। टाई आप बिल्कुल। लगाते हैं, हम्म। लगा लें। अगर आपने वहां जाके ऐसे खुजाना ही है तो फिर आप टाई ना लगाएं, बिल्कुल इंटरव्यू पे फोकस करें। ये बिल्कुल। चीज है कि ड्रेसिंग मैटर करती है, और ड्रेसिंग ना हो बस इतनी मैटर करती है, इससे हम्म। ज्यादा नहीं। कोई वलीमा थोड़ी अटेंड करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने बिल्कुल जा रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। खवातीन को देखें, मेकअप लगा के वो जनाब ज्वेलरी पहन के इंटरव्यू देने जा रही जी हैं। तो ये चीज है जी। कि तो दूसरी चीज फिर आ जाती है लैंग्वेज का। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी लैंग्वेज इंग्लिश बोलें या उर्दू भी होना चाहिए, इंग्लिश इंग्लिश में करें या उर्दू में करें जी, वो ये चीज भी मैटर नहीं करती है। जिस चीज में आप कंफर्टेबल हैं, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, जो आप अच्छी बोल सकते हैं हम्म और फ्लुएंसी के साथ बगैर किसी स्ट्रेस के आप बोल सकते हैं, उसमें आप हम्म। इंटरव्यू दें अपना। बिल्कुल इंट्रोडक्शन भी मैटर नहीं करता, उर्दू में दे दें, इंग्लिश में दे दें, बस अच्छे अल्फाज का चुनाव करें। अच्छी उर्दू बोलनी है, अच्छी उर्दू बोल लें, इंग्लिश बोलनी है, अच्छी इंग्लिश बोल लें, हम्म। प्रोनाउंसिएशन आपकी सही हो, और जी ये जी चीजें होती हैं। बिल्कुल। बाकी जो मेन फोकस आपका होता है ना, ये जनरल चीजें ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करती हैं लेकिन हम्म इतना ज्यादा नहीं कि आप खाली जो है वो अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आप सिलेक्शन करवा लेंगे बगैर नॉलेज हम्म। के, तो ये भी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। खाली नॉलेज के साथ आप जनाब ऑड सी ड्रेसिंग करके चले जाएंगे, आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो तब भी सिलेक्शन होना मुश्किल है। ये पूरा एक ओवरऑल पैकेज है जो आपको उनको देना होता है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल वहां जो डेस्क के दूसरी तरफ बैठा होता है बंदा, वो आपको उस जॉब की उस पोजीशन में ना खड़ा करके देख रहा होता है आपको, बिल्कुल कि अगर बिल्कुल एक बिल्कुल टीचर के लिए सिलेक्शन होनी है, आपकी टीचर का इंटरव्यू है, तो वो एक क्लासरूम के एनवायरनमेंट में आपको देख रहा होता है, अपनी इमेजिनेशन में वो देख रहा बिल्कुल होता है कि ये बंदा टीचर है भी या नहीं। बिल्कुल और ये बिल्कुल। ओवरऑल एक इम्पैक्ट डालती है। एक बंदा जो है हो सकता है वो ड्रेसिंग एक एक को एक बंदा जो है वो इंग्लिश बोल रहा है हम्म और उसने ड्रेसिंग भी अच्छी की हुई है, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, या किसी पॉइंट पे आके वो यानी फंस गया है, कि मतलब उसका ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, और उसने वहां पर कोई उसके मुंह से सख्त लफ्ज निकल आया है कि हम्म। सर आपको क्या पता, ये तो ऐसे होता है, तो ये तो ऐसे होता हाँ है, तो उसी बंदे की सिलेक्शन नहीं होगी। अब वो बाहर आके कहेगा नहीं नहीं जी ये जो है ना
ये तो जी इधर फेवरेटिज्म चल रहा है, या ये जो चीजें ना जो मैंने की थी वो तुम ना करना फिर तुम्हारी सिलेक्शन होगी, या मैं ओवर कॉन्फिडेंट था इसलिए मुझे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ये सारी बातें ऐसी होती। सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करें। लैंग्वेज वो जो आपकी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, और अच्छे अल्फाज का चुनाव। अच्छा, एक और चीज है लैंग्वेज के ही हवाले से बता दूं कि अपने स्पॉन्टेनियसली अगर आप बोलना चाह रहे हैं ना इंटरव्यू में, तो ये नहीं होगा कि आप कहें कि भाई मैंने कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लिए हैं, सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, अब मैं जाके जो है ना वो लाइव स्पॉन्टेनियसली बोलूंगा, तो ऐसा बड़ा मुश्किल होता है और ये नहीं कर पाते। आप जितने मर्जी कॉन्फिडेंट हैं, वहां जाके आप वर्ड्स को अरेंज नहीं कर सकते, आप वर्ड्स का वो सीक्वेंस नहीं बना सकते, जुमले नहीं बना सकते आप एक ही टाइम में ना, दिमाग में कि आप सोचें भी और फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को आप जो है ना एक्सप्रेशन दें अपना, ये नहीं होता। घर से अपने जवाब बना के रट के जाएं। हर सवाल के लिए आपके पास जो है ना वो जवाब बना बनाया जवाब होना चाहिए, जिसका एक प्रॉपर बिगनिंग मिडल एंड हो। तो ये चीज है। फिर आप कुछ टर्म्स अपने ब्रेन में सोच के रखें कि आपने किस तरह से जवाब को स्टार्ट करना है, किस तरह से उसकी एंडिंग करनी है, दरमियान में जो आपने अगर आपने किसी चीज को निगेट करना है तो वो किस तरह से करना है, अगर आपने मतलब कुछ भी कोई चीज डिफाइन करनी है तो उसको किस तरह से आपने स्टार्ट करना है और एंड करना है, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियसली जो लोग करने की कोशिश करते हैं वो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ टर्म्स ऐसी हैं कि जो आपने पढ़ी होती हैं अपने माइंड में, जब आप उसको बोल रहे होते हैं तो आप सही बोल रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसको बावाज़े बुलंद 4 लोगों के सामने बोलने लगते हैं तो आप उस तरह से आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं। आर्टिकुलेशन के लिए आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब आप बार बार उन टर्म्स को बोल के देखें, जो जो जहाँ से आपने जो चीज याद की है उसको ऊंचा बोल के देखें, ताकि आपके जो है ना वो वोकल कॉर्ड्स की भी प्रैक्टिस हो जाए और आप उसके लिए फिजिकली भी प्रिपेयर हो जाएं। कई लोग इंग्लिश की अच्छी उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से वहां पे एकदम से जुबान फंस जाती है, या वो क्या टंग स्लिप हो जाती है, बोलना आप कुछ और चाह रहे होते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। तो ये चीज की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा हैदर भाई, कोई गाइडेंस देना चाहें स्टूडेंट्स को, कोई टिप्स देना चाहें? हाँ जी, गाइडेंस ये है कि पहले जिस तरह से आपने दोनों की प्रिपरेशन में फर्क है। पहले जो आप कर रहे थे प्रिपरेशन वो थी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, एमसीक्यूज के लिए, उसके लिए सिर्फ एक दफा उसको गो थ्रू करना काफी था। अब इसमें ये है कि इसमें आपने एलेबोरेटिव आंसर्स देने, आपने चीजों को डिफाइन भी करना है, उनको एक्सप्लेन भी करना है अगर वो कहीं आपको एक्सप्लेन करने को। तो इसमें कोशिश करें कि जो चीजें हैं ना उनको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, चीजों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और फिर अपना जवाब खुद लिखें, बनाएं अपना जवाब। ठीक है, अगर कोई किसी चीजों की क्लासिफिकेशन है, कैटेगरीज हैं कुछ, तो उनकी कैटेगरीज को अपने तरीके से डिफाइन करें। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। एक ही डेफिनेशन है फिजिकल एजुकेशन की, एक बंदे ने वही रटी टाई बुकिश डेफिनेशन बता दी, ठीक है, और एक बंदे ने उसको बड़ा एक इंटरेस्टिंग तरीके से बताया कि जी अगर सिर्फ एक नैरो कॉन्सेप्ट देखें फिजिकल एजुकेशन का तो वो ये डेफिनेशन है कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो साइंस ऑफ फिजिक है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ब्रॉडर टर्म में एक ब्रॉडर सेंस में देखें तो फिजिकल एजुकेशन सिर्फ फिजिक को ही नहीं डील करती, बल्कि ये हमारी मतलब जिस्मानी नशोनुमा ही नहीं करती, ये हमारी ज़हनी नशोनुमा भी करती है, ये हमारी जज्बाती नशोनुमा भी करती है, ये हमारी समाजी नशोनुमा भी करती है, हमारी सोशल डेवलपमेंट भी करती, सारी चीजें। मतलब इसमें आप जितना मतलब डिफरेंट और सही, मतलब ये नहीं कि आप डिफरेंस बनाते बनाते आप और साइड पे निकल जाएं, जितना आप जरा दूसरों से हट के जवाब देंगे और अच्छा जवाब देंगे, वो चीज आपको दूसरों से बेहतर बनाएगी इंटरव्यू के अंदर। अब कैटेगरीज हैं, जिस तरह मतलब अगर न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन कोई आपको पूछता है कि न्यूट्रिएंट्स की टाइप्स कितनी हैं, तो आप उनको, एक तो ये है कि भाई आप उनको सीधा बताएं कि भाई ये 6 न्यूट्रिएंट्स हैं और सिंपल उनके नाम बता दें। दूसरा तरीका ये है कि आप उनकी क्लासिफिकेशन बताएं कि अच्छा जी इनको हम लोग
एक तो इनकी क्लासिफिकेशन कैलोरिक और नॉन कैलोरिक के हवाले से हो सकती है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो हमें कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो हमें कैलोरीज नहीं देते हैं। तो कैलोरीज देने वाले ये हैं, कैलोरीज ना देने वाले ये हैं। एक और इनकी क्लासिफिकेशन या इनकी कैटेगराइजेशन इस तरह से भी हो सकती है कि ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कितनी मिकदार में हमें चाहिए, उस हवाले से भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये हैं। तीसरी चीज ये है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बेस पे भी आप इनको क्लासिफाई या कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी जो जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो ऑर्गेनिक, और जिनमें नहीं है वो इनऑर्गेनिक। तो आप ऑर्गेनिक के अलग नाम बताएं और इनऑर्गेनिक के अलग। ये 3 तरह से आपने उसकी क्लासिफिकेशन कर दी, ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है। तो इस तरह से यानी अपने थोड़ा सा जो आंसर्स है ना उनको, फिर ये कि जो रिटर्न टेस्ट था उसमें आपने सारी चीजों को कवर करना था, किसी भी तरफ से सवाल आ सकता था, उसमें आपके पास चॉइस नहीं थी। लेकिन जो इंटरव्यू है इसमें आपके पास जो है ना वो चॉइस आ जाती है, चॉइस आ जाती है इसमें आपके पास कि इसमें ना आप से पहले वो पूछते हैं कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप मतलब स्पोर्ट्स के हवाले से भी और एकेडमिक्स के हवाले से भी आप कम से कम 2 गेम्स, एक टीम स्पोर्ट्स कर लें, एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कर लें। आप उनको तैयार करें, हर तरह से उनकी रूल्स देखें, उनके हिस्ट्री को देखें, ठीक है। तो ये चीज है कि 2 गेम्स एटलीस्ट तैयार करें, और 2 सब्जेक्ट कम से कम ऐसे होने चाहिए कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं। मतलब ये नहीं कि आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक तैयार कर लें और एक स्पोर्ट्स जर्नलिज्म तैयार कर लें। आप 2 ऐसे मेन बड़े सब्जेक्ट्स तैयार करें, जैसे न्यूट्रिशन और एनाटॉमी हो गया, या एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हो गया, या साइंटिफिक कोचिंग हो गया। 2 सब्जेक्ट कम से कम ऐसे होने चाहिए कि जिनसे आप उनको बता सकें कि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और उसमें से फिर वो आपसे सवाल करें। फिर अपना जो आपने जवाब देना है उसी के अंदर से अगला सवाल जनरेट हो जाता है। मतलब आपसे उसने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पूछी, और अपनी डेफिनेशन बताते हुए आपने न्यूट्रिएंट्स का जिक्र किया, आपने फूड का जिक्र किया, आपने डाइट का जिक्र किया। वो यहाँ से ये भी पूछ सकता है अच्छा न्यूट्रिएंट्स कितनी टाइप्स के हैं। अब वो ये भी पूछ सकता है कि फूड को डिफाइन करें, अच्छा फूड और डाइट में फर्क क्या है। मुख्तलिफ सवाल आपके उसी जवाब से जो है ना वो निकल सकते हैं। उसने आपसे जो है वो उसका पूछा, आपसे अगर जॉइंट्स का पूछा तो वो आगे आपसे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है पूरी हमारी बॉडी में कितने जॉइंट्स हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब, या वो आपसे कोई स्पेसिफिक सवाल भी पूछ सकता है कि जी साइनोवियल जॉइंट्स कौन से हैं, या कोई भी। आपके जवाब में से ही अगला सवाल निकले, इसीलिए कोशिश करें कि जवाब वो दें कि जिसके अंदर जितनी भी टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपको उनका भी पता हो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्हीं में से अगर आपने कोई जवाब दिया है और आगे उसमें से कोई ऐसी टर्म है कि जो आपको नहीं पता और उसने वही पूछ ली, तो आप वहीं पे अपने जवाब से ही जो है ना वो फंस सकते हैं। तो पूरी पूरी डेफिनेशंस याद करें। सारे सब्जेक्ट्स तो जाहिर नहीं हो सकते, लेकिन ये कि 2 से 3 सब्जेक्ट्स ऐसे रखें कि जो आपको यानी जो आपकी नीश हो, आपके मतलब स्पेशलिटी जो भी है ना, हर बंदे का अपना एक वो होता है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छे आते हैं उनको तैयार कर लें, और वो आपसे ये लाजमी पूछते हैं। ऐसा मतलब बहुत कम होता है, बल्कि नहीं होता कि आपको जो है ना सीधा स्ट्रेट अवे पूछना शुरू कर दें कि भाई हाँ जी फलां सब्जेक्ट से बता दें, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछते हैं। बिल्कुल। तो 2 से 3 सब्जेक्ट तैयार करें, अच्छे तैयार करें, और बस ये इसमें फिर मुख्तलिफ तरीके से वो पूछ सकते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि वो आपसे नॉलेज बेस्ड सवाल पूछते हैं, कई दफा आपसे जॉब स्पेसिफिक वो पूछते हैं कि भाई आप कोई एक सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि आपसे एक डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हैं कि आपको बोर्ड मार्कर पकड़ा दें और सामने बोर्ड होता है, आपको कहें कि आप एक फुल फ्लेज उनको लेक्चर दे के बताएं। उसमें फिर वो क्वेश्चनिंग भी करते हैं कि आपका मतलब सारी इसका जो है ना वो मकसद वही है कि आपको एक परखना कि आपके अंदर एक टीचर है या नहीं, या बाय नेचर आप टीचर हैं या नहीं। बिल्कुल। ये चीज है कि आपको इवेल्युएशन आपकी उसी बेस पे हो रही होती है कि आपको जिस जॉब के लिए आप आए हैं उसके लिए आप सूटेबल हैं या नहीं।
एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब है तो ऑब्वियसली वो देखेगा कि ये बंदा रिसेप्शन पे बैठा हुआ कैसा लगेगा, इसकी लैंग्वेज कैसी है, इसका ड्रेसिंग कैसी है, बिल्कुल। और मतलब इसका बिहेवियर कैसा है, हम्म, कम्युनिकेशन स्किल्स इसके कैसे हैं। इसी जी तरह जो जी टीचिंग के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो जाहिर है कि उन बेसिस पे आपको इंटरव्यू में ज्यादा जी जी, इवेल्युएट करते हैं। बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं आदिल भाई। जिस भी जॉब के लिए जो है वो उस जॉब के रिलेटेड जो है ना वो नॉलेज होना चाहिए, और उस जॉब की हम्म। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके बारे में काफी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अच्छा जी। आदिल भाई, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने गाइडेंस दी हमें। आप लास्ट में कोई एक खास कोई एक बात भी बताना चाहें आप तो करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। लास्ट बात यही है कि कोशिश करें कि मैंने तो अभी तक यही सीखा है अपने इंटरव्यू से सारे के जो लोग खाली अपने सलाहियतों पर इन्हिसार करते हैं वो हम्म, बस कम ही कामयाब होते हैं। तो कोशिश करें कि तवक्कल अल्लाह रखें, बिल्कुल अल्लाह पे तवक्कल रखें। अगर जो है ना वो खाली सलाहियतों पर इन्हिसार करते हम लोग, तो मेरा ख्याल है कि हमें तो कोई मजदूरी पे भी ना रखता। बिल्कुल तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। बिल्कुल बस बिल्कुल। अपनी तरफ से मेहनत करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप नेक इरादे से जा रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। तो मेरा तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैंने इरादा ये किया था कि अल्लाह ताला, ज़ाहिर है जॉबलेस बंदे के पास तो सबसे बड़ी जो उसको होती है खिदमत का जज्बा तो बाद में आता है, जी लेकिन जी, उस वक्त तो यही होता है ना कि हमने अर्निंग स्टार्ट करनी है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा तो यही था कि इरादा, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि आप इरादा ये रखें कि जब आपकी जॉब लगेगी तो आप अपनी जो अर्निंग होगी उसमें से आप कुछ ना कुछ जो है ना वो अल्लाह ताला की राह में देंगे। बिल्कुल और ये नियत रखें तो अल्लाह ताला जॉब लगा देता है, आपका रिस्क लगा देता है। रिस्क अल्लाह ताला ने नहीं देना है, बिल्कुल और बिल्कुल। ये नियत हो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा। या जी और जी अच्छी कोई नियत करें कि आपको अगर जॉब मिल जाती है तो आप ईमानदारी के साथ करेंगे और पूरी मेहनत के साथ करेंगे। अच्छी हम्म, नियत रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना वो जी करम जी करेगा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह मदद जी। करेगा। ठीक है हैदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया, बड़ी अच्छी गाइडेंस आपने हमें दी। इंशाल्लाह फिर भी आपके साथ मुख्तलिफ सेशंस हाँ जी, करेंगे, आपकी जरूर, गाइडेंस why not? लेंगे। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।